हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो हमारा सीरीज चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश राज, उसके अंदर जो अगला एक्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर इसे बेसिकली इसके डेट के हिसाब से याद रखा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, या फिर इसका दूसरा नाम द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी है। और इसके साथ ही एक बहुत छोटा सा एक्ट है द एक्ट ऑफ 1786। तो ये दोनों एक्ट हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो पिट जो है वो विलियम पिट, ये जो एक्ट है उन्हीं के नाम पे रखा गया था। तो ये विलियम पिट द यंगर है। और ये ब्रिटिश जो ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, उसके सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओके, तो 1783 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम वो 24 साल के थे। तो यू कैन गेस कि वो यंग थे उस टाइम में। और उस टाइम पॉलिटिकली इतना एक्टिव होना बहुत बड़ी बात है। तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल आया जो कि फाइनली पास हो गया, और वो दोनों हाउसेज में पास हो गया। और ये जो बिल था जो पास हुआ उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। और पिट्स इंडिया एक्ट का जरूरत भाई क्यों था? तो क्योंकि कंपनी का जो उसका जो पावर्स था उसको कंट्रोल थोड़ा सा करना पड़ता। क्राउन तो अभी पूरी तरीके से उसको ओवरकम नहीं कर रहा है उसके पावर्स को, फिर भी वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए छोटा छोटा वो बेबी स्टेप्स ले रहा है। तो उसका ही एक स्टेप था ये पिट्स इंडिया एक्ट। और इस ये एक्ट को लाने के लिए ये तो इसका रीजन था, हिडन रीजन। और इस एक्ट का जो मतलब जो रीजन था जो बताया गया वो ये था कि ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम सेफ गार्ड करना चाहते हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए कंपनी पे। तो इसलिए ये एक्ट हम लेके आए हैं। मतलब उस टाइम की जो सरकार थी, यानी कि विलियम पिट की जो सरकार थी, वो ये रीजन देके इस एक्ट को लाई। थोड़ा सा इसके प्रीफेस पे जाते हैं। ओके, तो ये जो प्रीफेस वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा ना ब्रिटेन के उस टाइम के पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में बात करता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आई डोंट थिंक ये उतने एग्जाम्स में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू नो देन यू कैन कंटिन्यू, और अदरवाइज यू कैन स्किप इट। तो इस पे जाते हैं ना थोड़ा सा कि वो टाइम जब चल रहा था, जब उस टाइम सरकार किसकी थी? तो फॉक्स और नॉर्थ की सरकार चल रही थी, ठीक है। ये हमारे फॉक्स भाई साहब है और ये नॉर्थ। ओके, तो अप्रैल टू दिसंबर, मतलब वो लगभग अ, इतने लाइक वो एक टाइम था कि हाँ 1783 में मतलब वो फॉर्म हुई थी। उससे पहले नॉर्थ की गवर्नमेंट थी जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया था, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ तो इन्हें ना वो गठबंधन करना पड़ा फॉक्स के साथ। तो 2 अप्रैल 1783 को ये सरकार इनकी बनी, लेकिन 18 दिसंबर 1783 को ये सरकार गिर गई, इन्हें रिजाइन करना पड़ा, वो भी किंग के इंटरवेंशन से। तो वहां का थोड़ा सा वो राजनीति देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जब पार्लियामेंट इंटरफेयर करने लगा कंपनी के अफेयर में, ठीक है, तो अब जो ये था ना, जितना भी कंपनी के खिलाफ जो भी चीज पेपर्स वगैरह सब जितने भी इससे पहले जो भी एक्ट हुए उसके उसमें जो भी सेलेक्ट कमेटी या सीक्रेट कमेटी जो भी अपने रिकमेंडेशंस देता था, जो भी ड्रॉबैक्स बताता था कंपनी के अब्यूज, पावर का जो अब्यूज करा उसके बारे में वो जो भी बताता था ना, तो उसको खुलेआम यूज किया जाता था पार्लियामेंट में कंपनी के खिलाफ बोलने के लिए। ओके, तो ये तो पहला एक रीजन था, ठीक है। दूसरा ये रीजन था कि कंपनी का जो ये डायरेक्टर था ना, डायरेक्टर्स जो लोग थे कंपनी के, वो ओपनली मांगने लगते थे लोन्स के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्योंकि फिर बोला कि हमने थोड़ा बहुत वार ये सब किया है, तो हमें फिर से हम कर्ज में चले गए, तो हमको 1 मिलियन पाउंड का हमको लोन दो। तो ये दूसरा रीजन था कि हर बार कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो मतलब एक तरीके से वो बिल्कुल हैबिचुअल हो गए थे लोन मांगने के लिए, ठीक है। जबकि वो यहाँ से
इकोनॉमिक फंक्शन पूरा यहाँ से इंडिया से कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोन मांग रहे थे। तो ये दूसरा रीजन हुआ। और अब ये बात है ना कि जो भी सिनेरियो था कि कंपनी अपने पॉलिटिकल पावर को भी यूज कर रहा है, वहाँ इकोनॉमिक पावर भी है उसके पास, फिर भी लोन मांग रहा है। तो इसके लिए ना एक जो सेलेक्ट सीक्रेट कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक अपना मेजर ड्राफ्ट किया, मतलब कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके कुछ दिन के बाद ही फॉक्स जो थे, उन्होंने अपना इंडिया बिल लाया पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वैसे उतना तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा मतलब एक जो बैकग्राउंड था ब्रिटिश, वहाँ ब्रिटिश पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था ब्रिटेन में, उसी का ये पिट्स इंडिया एक्ट, और एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये। तो उन्होंने अपना इंडिया बिल लाया था पार्लियामेंट में, उनका उसका नाम फॉक्स इंडिया बिल रखा गया था। और अगर ये बिल पास हो जाता तो क्या होता, उस बिल में ये था कि जितना भी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर है वो एक बोर्ड को दे दिया जाए, जिसमें 7 कमिश्नर रहेंगे। ठीक, और वो 7 कमिश्नर को नॉमिनेट कौन करेगा, तो सबसे पहले पार्लियामेंट और उसके बाद क्राउन। ठीक, और इसके अंदर कौन जाएगा, तो बोर्ड मतलब कंपनी का पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को वो छीनने का कोशिश किया। इकोनॉमिक पावर उसके ही अंदर रहेगा, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को उसको छीन लेगा। अगर ये जैसे ही उसके बाद फिर एक और चीज था कि जो कमर्शियल पावर था कंपनी का, ठीक है, उसको क्या कर दिया ना, वो भी उसको उसमें मोनोपोली उसकी नहीं रहने दी। उसके लिए अगर वो एक्ट जो फॉक्स इंडिया बिल था, उसमें ऐसा प्रोविजन था कि कमर्शियल जो पावर होगा कंपनी का, उसको 9 असिस्टेंट डायरेक्टर के एक बॉडी बनेगी, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट करेगा कंपनी के नीचे ही रहेगा, लेकिन वो जो ये असिस्टेंट डायरेक्टर्स रहेंगे, ये पहले तो पार्लियामेंट, और वैसे ही जैसे पहले पार्लियामेंट के थ्रू अपॉइंट होंगे, और उसके बाद फिर जो ईस्ट इंडिया स्टॉक के जो मालिक है, शेयर होल्डर्स, उनके थ्रू वो फिर अपॉइंट होंगे। तो पहला वाला था किससे, तो पार्लियामेंट और क्राउन, और दूसरा था पार्लियामेंट और शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे पार्लियामेंट अपने लोगों को बिठाने के लिए कंपनी के अंदर, ताकि उनका पूरा उस पर कंट्रोल रह सके, चाहे वो उसका मिलिट्री पावर हो, उसके कमर्शियल पावर हो, उसका पॉलिटिकल पावर हो, तो वो सबको वो कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था इस बिल में। फॉक्स इंडिया बिल की बात कर रहे हैं। अगर ये बिल पास हो जाता तो क्या करता, तो पहला बात तो यही कि कंपनी से सारा राजनीतिक अधिकार, जो भी इनका पॉलिटिकल पावर था, वो सबको ये छीन लेता, और कंपनी को टोटली पॉलिटिकली पार्लियामेंट के कंट्रोल में रख देता। ओके, ऐसा चेंजेस होता। लेकिन अब ये वही लोग हैं ना, मतलब कि इसका सपोर्ट हुआ था क्योंकि मतलब कि वहां के अंदर की राजनीति कुछ और ही चल रही थी। लेकिन पिट जो कि ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, वो बिल्कुल गरज पड़े। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पैट्रोनेज था ना इंडिया का, पैट्रोनेज यानी कि वहां का जो भी जो रेवेन्यू या फिर धन संपत्ति, ये सब चीज जो था, जो कंपनी ने कलेक्ट किया, उस पे जैसे ही इन्होंने हाथ लगाया, जो उसको भी कमर्शियल पावर को, कंपनी को कहीं ना कहीं वो उसके पावर्स को भी स्नैच करने की कोशिश की। तो पिट इसी बात पे, जो अपोजिशन था, वो अगेंस्ट खड़ा हो गया। ठीक है, और जो बिल था वो किसी तरह उस टाइम हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पास हो गया था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड में भी वो पास हो जाता, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया जॉर्ज III के इंटरवेंशन से। तो मतलब कि इंडिया को लेके ब्रिटिश पार्लियामेंट में इतना बड़ा ये सिनेरियो क्रिएट हो जाना, तो ये अपने आप में ही पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस मामले में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि बिल को फेंक दिया गया, ऑफ कोर्स बिल को नहीं पास होने दिया गया, और जो फॉक्स और नॉर्थ की जो सरकार थी गठबंधन वाली, उन्हें रिजाइन करना पड़ा। ठीक, अब ये हुआ कि पिट फिर से इलेक्शन हुआ। पिट जनवरी 1784 में पावर में आए। उसके बाद उन्होंने एक मतलब छुट्टी टाइप की मांगी थी कि हम अपने आप पे इस पे काम ऐसे करना चाहते हैं, तो हम काम करना चाहते हैं। तो फिर उनका नहीं चल पाया, वो उनको छुट्टी वो ग्रांट भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी उनका
नहीं, मतलब वो रिजल्ट नहीं दे पाए, ठीक है, अपने एक्ट के लिए। तो पिट का जो नया पार्लियामेंट था वो मई 1784 में वापस बैठा, ठीक। और न्यू बिल जो आया वो दोनों हाउस में पास हो गया, एक में जुलाई में और एक में अगस्त 1784 में, सेम ईयर में, ठीक। अब ये क्या था, प्रोविजंस थोड़ा बहुत देख लेते, उससे पहले हम ये देख लेते ना कि पिट ने खुद इस पे कहा था, मतलब कि उन्होंने फॉक्स इंडिया बिल को इंश्योर, उन्होंने बहुत एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिया था। और इस मामले में कि हाँ, कोई ऑपोजिशन का लीडर सेम बिल को, उसमें कुछ चेंजेस हैं, बिल बिल्कुल बहुत फंडामेंटली सेम है, और वो खुल के ये बात कह रहे हैं कि फॉक्स इंडिया बिल था वो परमानेंसी ऑफ सिस्टम था, यानी सिस्टम किस चीज का, तो कंट्रोल का। क्राउन के अंदर जो भी चीज होगा उस पर क्राउन का पूरा कंट्रोल होगा, तो वो परमानेंसी ऑफ सिस्टम की बात कर रहा था। लेकिन ये जो है उनका बिल वो परमानेंसी ऑफ मेन की बात कर रहा है, सॉरी यहाँ पे मेन होगा, ओके, नॉट सिस्टम, यहाँ पे मेन होगा। तो मेन की बात कर रहा था, यानी कि जो लोग होंगे ना वो वहां पे, जैसे ये तो सिस्टम की बात कर रहा था, लाइक पार्लियामेंट का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, पार्लियामेंट के थ्रू ये चाह रहे थे कि हम कंपनी को पूरी ओवरकम कर लें, उनके सिस्टम्स को अपने हाथ में रख लें। लेकिन पिट ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने बहुत ही समझदारी से, बहुत सूझबूझ के साथ कंपनी के लोगों को अपने फेवर में लेते हुए ये बिल को पास करा लिया, ठीक। तो इसके प्रोविजन से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या था इस बिल में। तो बिल का तो जो जिस काम के लिए वो आया था वो तो उसका हुआ ही, क्या कि जो कि कंट्रोल था स्टेट का, यानी कि पार्लियामेंट का, वो कंपनी के अफेयर में बहुत हद तक हुआ। अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन जो है पिट्स इंडिया एक्ट का, ठीक है। तो जितना भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स, ठीक है, कमर्शियल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू की सिर्फ, मतलब कमर्शियल में से भी सिर्फ एक रेवेन्यू कलेक्शन, उसको एक बोर्ड के अंदर भेज दिया गया, मतलब कि कंपनी का सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर या जो भी पावर था वो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में चला आएगा। उसमें उसके हेड होंगे ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और एक जो उनके होंगे ये फिर ये जो इंसान रहता है, ये एक प्रिंसिपल, जो स्टेट का जो सेक्रेटरी होता है ना, उसमें से कोई एक भी, ठीक है। स्टेट यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन की, ठीक। और ये जो चार आदमी थे ये मेंबर ऑफ प्रीवी काउंसिल थे, जो कि अपॉइंटेड बाय किंग, ठीक है, किंग के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। इसमें टोटल ये 6 मेंबर्स थे, ठीक है, और ये हेड थे, इनके सबऑर्डिनेट ये, और इनके सबऑर्डिनेट ये चारों, ओके। अब ये जो सीक्रेट कमेटी एक बनाई गई, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, बीओसी याद रखना, और सीक्रेट कमेटी एक फिर बनाई गई। अब सीक्रेट कमेटी के 3 डायरेक्टर्स होते थे। अब उनका क्या काम था कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हो गए, चाहे वो किसी भी टाइप का जो पेपर वर्क होता है, वो सीक्रेट कमेटी के थ्रू जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है, डायरेक्टली नहीं। वो सीक्रेट कमेटी ही उन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, जो भी ट्रांसमिट होने वाले इंडिया को या फिर इंडिया से ब्रिटेन को, वो सीक्रेट कमेटी के थ्रू जाएगा। नेक्स्ट था कि कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स जो थे, उनके पास पहले एक अधिकार था कि जो भी डायरेक्टर्स थे वो अपने अंदर एक रिजोल्यूशन लाके उनको हटा देते थे, ठीक। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये भी हक ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चला गया। मतलब अगर कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कोई प्रोविजन ला रहे हैं किसी डायरेक्टर को हटाने का और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मना कर दिया, तो वो नहीं हटेगा, उसका सस्पेंशन रुक जाएगा, ठीक। अब वहां यहाँ का बात करते हैं, ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में ये हुआ कि जो चीफ गवर्नमेंट था वो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई, और एग्जीक्यूटिव ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया ना कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था, जिसमें पहले 4 मेंबर्स थे, उनसे एक मेंबर घटा दिया गया, और टोटल मेंबर कितने हो गए, अब 3 हो गए, ठीक।
और उन्हीं 3 में से एक कौन होना है, कमांडर इन चीफ। फिर ये कमांडर और चीफ वाला भी पोजीशन आगे के एक्ट्स में बदलेगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब जो प्रेसिडेंसीज थे और बॉम्बे, इनका तो सबॉर्डिनेशन पता नहीं कौन से एक्ट से चल रहा है, लगातार इनका सबॉर्डिनेशन किया जा रहा है, मतलब लास्टली तक इनको बिल्कुल पावरलेस कर दिया जाता है। ठीक है, 1773 से जो स्टार्ट होता है इनका सबॉर्डिनेशन बंगाल के अंदर। अब तो इन्हें डिप्लोमेसी भी बिल्कुल उनसे पूछ के करना है, रेवेन्यू भी उनके हिसाब से लेना है, वार ये सब अगर वेज वो करने जा रहे हैं तो वो भी उनको उन्हीं के हिसाब से करना है, यानी कि काउंसिल ऑफ बंगाल के हिसाब से। अब जो नेक्स्ट प्रोविजन था वो था कि जो एक तरीके से एक लैंडमार्क था कि इसी एक्ट में जितना भी ब्रिटिश पोजीशन था एक्चुअली, मतलब कि ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी यहाँ पे टेरिटरी को अपने अंदर रखा था, उन्हें पहली बार ब्रिटिश पोजीशन कहा गया इन इंडिया। ठीक है, तो ये पहली बार उन्हें नाम दिया गया कि ब्रिटेन की सॉवरेंटी वहां पे ये दिखाई गई कि अब ब्रिटेन की सॉवरेंटी के अंदर इंडियन टेरिटरीज आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर एक प्रोविजन था एक्चुअली, वे भी ये ऑन पेपर ही रह गया। तो ऐसा उन्होंने बहुत कोशिश किया कि चलो हम थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंसी लाते हैं सिस्टम में, थोड़ा चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। तो उन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा जिसमें जो जो भी मेंबर्स होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, चाहे वो कोई भी हो, तो उनके खिलाफ अगर कोई भी ऑफेंस हो, वो अगर किसी भी पावर का अब्यूज करे, ब्राइब्स ले, माल प्रैक्टिसेस किसी भी टाइप के करे, तो उनके लिए उनके खिलाफ आप इस स्पेशल कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन एज आई सेड कि ये ऑन पेपर रह गया, तो ऐसा कोर्ट कभी सेटअप हुआ ही नहीं। ओके, अब थोड़ा सा इस एक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस इसलिए क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वो मेरिट्स और डिमेरिट्स अब आप पढ़ना बंद कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अपने ब्रॉड कीजिए। अब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप दोनों साइड देख रहे हैं, ठीक है, और इससे एक्ट ना पर्टिकुलरली बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसमें था कि एक्ट का जो सबसे पहला प्रोविजन था, एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था, वो था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सेट होना। ठीक, तो इस एक्ट के थ्रू वी ऑल नो कि कमर्शियल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर जो कंपनी का था वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तरीके से डिफरेंट कह सकते हो, क्योंकि पूरा पूरी ना इनके हाथ में था, ना कंपनी के हाथ में, ना डायरेक्टर्स के हाथ में। फिर भी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल फंक्शंस था और ये ज्यादा पावरफुल थे। ठीक, इनके पास पावर कम था, मतलब अथॉरिटीज कम थी, लेकिन ये जिस ऑर्डर में थे उस ऑर्डर में ये ज्यादा सुप्रीम थे। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनके पास कमर्शियल फंक्शंस था। तो इसी की तरह जैसे ड्यूल सिस्टम क्लाइव ने यहाँ पे लागू किया था, तो उसी तरह एक ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट बनाया गया इंग्लैंड में, जो कि 1858 तक चला। ठीक है, जब 1858 का एक्ट आया उसके बाद ये हटा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उनका कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं था। अब देखो स्टार्टिंग सब बहुत शुरुआत में, और ये पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी किसी बॉडी का गठन हो रहा है, तो इन्हें उस टाइम ना वैसा कोई स्पेशल पावर नहीं दिया जाता था, ना इनका कुछ सैलरी था, जो भी इनके लोग थे इनकी कुछ सैलरी फिक्स नहीं थी। हाँ, बाद में 1793 में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके बाद एक प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, फिर उनकी सैलरी डिसाइड की जाती है, और फिर वो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल पार्ट बन जाते हैं। और 1858 में से सेम वही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब कि ये चीजें ना, वो पोजीशन उनका चेंज होते गया, उनका पावर चेंज होते गया, उनका नाम चेंज होते गया, लेकिन उस एक्ट में यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में उनके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं था, और उनके पास उनके जो हेड होते थे उन्हें भी कोई सैलरी ये सब नहीं मिलती थी। ठीक, उसके बाद तो एक और एक्ट का जो प्रोविजन था उसमें ये था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जो मेंबर्स थे, यानी गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो 4 मेंबर थे उनमें से एक मेंबर को हटा दिया गया। अब कितने मेंबर हो गए? 3। ठीक, तो अभी भी इनके पास वीटो पावर है गवर्नर जनरल के पास, तो इनके पास पूरा पूरी तो पावर नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि एक नंबर घटा दिया गया है इसलिए थोड़ा सा गवर्नर जनरल सुप्रीमेसी को अटेन करने लगे। ठीक है, बंगाल में अब ये होने लगा कि वो बार बार मेजोरिटी, काउंसिल की मेजोरिटी को भी वो ओवर रूल कर सकते थे।
अगर उनके सपोर्ट में अगर एक भी रहेगा तो वो वीटो का यूज करके फिर वो उसको ओवर रूल कर सकते हैं, मेजोरिटी को नहीं मानेंगे। तो थोड़ा गवर्नर जनरल ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, थोड़ा सा पावर को एंजॉय किया इस एक्ट के बाद। और ये एक्चुअली कह सकते हैं कि बहुत ही स्किलफुली इसको बनाया गया था। और एक तरीके से अगर पॉलिटिक्स के टर्म में कहें तो ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था, बहुत ही अच्छा। एक हिस्टोरियन थे, मतलब उन्होंने ये रिमार्क किया था कि एनेबल एंड स्किलफुल परफॉर्मेंस फॉर इट्स पर्पसेस एज एवर इशूड फ्रॉम द विट ऑफ मैन। मतलब इन्होंने बहुत ही पिट थे उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के, मतलब कि बहुत बुद्धिमान आदमी थे। उन्होंने इतना अच्छा, मतलब कि इतना अच्छा एक्ट आज तक किसी के दिमाग से आया ही, दिमाग से निकला ही नहीं। तो ऐसा, तो ये आप कहीं कोट कर सकते हो अगर आपको एक्ट के मतलब उनके मेरिट्स के बारे में बताना है तो ये आप कोट कर सकते हो। ओके, वैसे इसका कुछ खास डिमेरिट नहीं था, बस यही था कि कुछ कुछ ऐसे इसके जो प्रोविजंस थे वो ऑन पेपर ही रह गए। तो ये तो था पिट्स इंडिया एक्ट। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786 की। ठीक है, तो ये बस इतना ही है। ठीक है, ये एक तरीके से अमेंडिंग एक्ट था क्योंकि उस टाइम पिट का ही गवर्नमेंट चल रहा था। और पिट ने 1786 में जस्ट 2 साल बाद एक बिल लाया। और वो पता है, वो एक्चुअली गवर्नर जनरल जो था उसे उतना पावर नहीं मिला था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। हाँ, भले वो ओवर रूल कर सकता था काउंसिल के मेजोरिटी को, लेकिन उसे सुप्रीमेसी वो फील नहीं आ रही थी, वो पावर नहीं था, जबकि वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल था। तो कॉर्नवालिस का अपॉइंटमेंट होता है 86 में, 1786 में। वो 93 तक रहते हैं। और कॉर्नवालिस के कहने पे ही ना ये सब कुछ हुआ। लाइक उन्हें एक तरीके से उन्होंने बोला कि हम तो, मेरा ये डिमांड रहेगा कि अगर हमको गवर्नर जनरल बना रहे हो तो हमको कमांडर इन चीफ भी बनाओ। ठीक है, तो हम ही गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों रहेंगे। तो उनकी ये बात मान ली गई और एक एक्ट यानी कि एक्ट ऑफ 1786 लाके ये इनमें चेंज कर दिया गया। और दूसरा एक और था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस, यानी कि ऐसा केस जिसमें गवर्नर जनरल का उसका खुद का एक विल होना चाहिए या फिर वो खुद की बुद्धि से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर वो ओवरराइड कर सकता है काउंसिल को। मतलब कि लाइक कोई भी इशू खड़ा होता है जहाँ पे गवर्नर जनरल हो सकता है तो मेजॉरिटी यानी कि काउंसिल का जो भी उनका जो भी मत है उसको वो ओवर रूल कर सकता है, नज़रअंदाज कर सकता है और अपने हिसाब से, मतलब अपनी जैसा भी उनका सोच है और जहाँ तक उनकी बुद्धि काम करती है उस हिसाब से वो डिसीजन दे सकता है। तो ये बहुत छोटा सा एक्ट था, एक्ट ऑफ 1786। ठीक, तो उसके बाद कॉर्नवालिस 93 तक रहे ये गवर्नर जनरल। फिर उन्हें 1805 में गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, उस टाइम तो एक्चुअली वाइसराय हो गए थे और फिर उनका डेथ हो गया था, तो उसके बाद से फिर नेक्स्ट आए थे। तो ये पूरा रहा पिट्स इंडिया एक्ट और 1786। और आई थिंक कि अब ये समझ में आ गया होगा प्रॉपरली कि हाँ ये क्या था और कैसे था। और रहा बात वो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स का वाला जो पार्ट है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई रिपीट इट अगेन। बस ये बात है कि हाँ उसका बैकग्राउंड में वो थोड़ा सा आ सकता है कि कैसे पहली बार कभी सिर्फ एक इंडियन इशू की वजह से वहाँ कोई ब्रिटेन की सरकार, वो पहली और आखिरी बार था कि एक इंडियन इशू की वजह से ब्रिटेन की एक सरकार को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। ठीक, तो ये था आज के लिए। ठीक है, और उसके फिर हम नेक्स्ट एक्ट देखेंगे जो कि फिर हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। ओके, एक्ट वाले सीरीज में। तो टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू। उसके बाद फिर हमारा जो इंस्टा और ट्विटर हैंडल है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू, स्टे सेफ।